Good morning, students. Today I will start gravitation in physics class 9. तो इन ग्रेविटेशन में पहले तो हम बताएंगे द फर्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स लॉ। तो पहला टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन ने दो लॉ दिए हैं। तो पहले तो हम फिगर बेस पे बता देते हैं, उसके बाद दो लॉ थ्योरिकल पे बता देंगे। तो उन्होंने पहला लॉ क्या दिया है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। एक है आपका m1 और दूसरा है m2, और इन ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस जो है वो d है, ये d है, ठीक। तो न्यूटन का पहला लॉ ये कहता है द ग्रेविटेशनल फोर्स, the gravitational force applied between two object। देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं m1 और m2, applied between two objects, ठीक है, is directly proportional to the product of mass of the object, masses of the object, ठीक है। ये हो ये पहला लॉ। तो अब इस लॉ के हिसाब से अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एम प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस m1 इंटू m2। ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ द ग्रेविटेशनल फोर्स applied between two objects, ठीक है, between two objects is inversely proportional to the to the square of distance between two objects, ठीक है। तो ये दूसरा लॉ हो गया। इसके हिसाब से F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/d²। इनवर्सली कह रहा है इसलिए 1/d² हो गया। ये आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब जब ये दोनों इक्वेशंस को हम साथ में लेंगे, लिखेंगे बाय इक्वेशन बाय 1 and 2, बाय इक्वेशन 1 and 2, इन दोनों के इक्वेशन को साथ में लेंगे तो देखिए क्या मिलता है। मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 इंटू 1/d², ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, अब m1 इंटू m2 को
को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब देखिए F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे G जो है आपका G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, एक चीज ये हो गई। अब दूसरी चीज यहां पे ये आती है कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी सीरीज में आता है कि अगर इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड होता है, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड होता है तो क्यों होता है। तो एक और मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड इसलिए होता है क्योंकि सीधी सी बात है, ये कहा जाता है कि कोई भी चीज़ अगर ऊपर की ओर फेंकी गई तो वो नीचे ही वापस क्यों आ जाती है। मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि अगर आप ऊपर से कोई चीज़ नीचे फेंक रहे हैं तो नीचे ही वापस आ जाती है। उसका क्या रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि ये भी कहा जाता, जनरली ये भी कहा जाता है कि अर्थ हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइक ए मैग्नेट अपनी तरफ खींचती है, एक मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींचती है। और इस कंडीशन में हम ये भी कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पे एक ग्रेविटी काम करती है, उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन काम करता है तो उसमें हम स्पीड बढ़ाने के लिए, वेलोसिटी बढ़ाने के लिए एक्सेलरेट करते हैं, वहाँ पे ए का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ वर्टिकल की बात आती है तो वर्टिकल में क्या कहा जाता है, जब ऊपर से कोई चीज़ नीचे फेंकी जाती है तो नीचे इसलिए आती है ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, और इसको स्मॉल जी से डोनेट करते हैं। ठीक है, अब स्मॉल जी से बात डोनेट करते हैं तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ, अब देख लीजिए, जब हम न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करेंगे तो ये टॉपिक हम लेके चल रहे हैं रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। देख लीजिए, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल, इनके बीच का रिलेशन है। अगर इनके बीच के रिलेशन को लेके चलते हैं तो सीधी सी बात है, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, बाय न्यूटन सेकंड लॉ। क्या है न्यूटन का सेकंड लॉ? जनरली वी नो दैट F इज इक्वल टू ma। ठीक है, लेकिन ये फॉर हॉरिजॉन्टल होता है, फॉर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मतलब किसी पैरेलल सरफेस पे उसमें वेलोसिटी दी को तो स्पीड को जब एक्सीलरेट किया जाता है वहां पे। लेकिन अगर ऊपर से नीचे तक, ना कि पैरेलल में, वर्टिकल में कोई चीज थ्रो की जाती है तब वहां पे ड्यू टू वर्टिकल लिखेंगे, ड्यू टू वर्टिकल, तब वहां पे F इज इक्वल टू mg यूज करेंगे। ठीक है, ये यूज करेंगे, F इज इक्वल टू mg यूज कर दिया गया। और अभी आपने बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकाला है, बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या निकाला है, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज और, हमने यहाँ पे एक बात ये है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है उस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, सीधी सी बात है, तो m1 जो हो जाएगा, m1 की वैल्यू हो जाएगी, दिस इज नोन एज मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ अर्थ। इसको हम me से डोनेट करेंगे। और m2 क्या हो जाएगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जो है जिसको हम थ्रो करते हैं तो पृथ्वी अर्थ जो है अपनी तरफ खींच रही है उसको, m2 जो हो जाएगा वो
डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मतलब यह हो गया कि जैसे अर्थ जो सेंटर है पृथ्वी का अर्थ का सेंटर कहीं ना कहीं होगा, स्फेरिकल है तो सेंटर कहीं ना कहीं होगा, तो वहां से उसका रेडियस कितना होगा, अर्थ का रेडियस कितना होगा। तो यहाँ d की जगह क्या रख देंगे, d इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ, जिसको re से डोनेट करते हैं। अब ये सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, सो F इज इक्वल टू G ME, देखिए स्मॉल m को m1 को मास ऑफ द ME m अपॉन RE स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे F इक्वल टू mg लिखा हुआ है, अब इस F की जगह पे हम g रख सकते हैं, देख लीजिए रखते हैं, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ F, पुट द वैल्यू ऑफ F, इस F की वैल्यू को इसमें पुट कर दें तो देख लीजिए क्या मिलेगा, मिलेगा क्या, mg इज इक्वल टू g me m अपॉन RE स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए स्मॉल m कैंसिल हो रहा है, ये ठीक है। अब ये R स्क्वायर यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा g RE स्क्वायर इज इक्वल टू g me, ठीक है। एक चीज हो गई। अब इसी सीरीज में जब हम आगे चलते हैं तो एक चीज और पैदा होती है कि अगर जिस ऑब्जेक्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट है इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसके अंदर मास है, वॉल्यूम है, तो सीधी सी बात अगर ये दोनों चीजें हैं तो उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी भी होती है, ठीक है। अगर तो इसका तो हमारे पृथ्वी में, अर्थ में मास भी है और वॉल्यूम भी है, ठीक है, इसीलिए तो उसमें डेंसिटी भी होगी, ठीक है। तो अब हम डेंसिटी ऑफ द अर्थ फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे ये देख लीजिए। अगला टॉपिक है हाउ यू फाइंड द डेंसिटी ऑफ द अर्थ, देख लीजिए डेंसिटी ऑफ द अर्थ, डेंसिटी ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो जनरली आपने पढ़ा है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू बाय डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ, यहां पे लेंगे मास ऑफ द अर्थ अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब एक चीज बात यहां ये आती है कि मास ऑफ द अर्थ और वॉल्यूम भी फाइंड करना है। देखिए इस बता दें, डेंसिटी को रो से डोनेट किया जाता है, डेंसिटी को एक नया ग्रीक वर्ड आपको जानने को मिलेगा, रो, ये इसको रो कहते हैं, ROW, ROHW, सॉरी ROW लिखा है, इसको रो कहा जाता है, ठीक है। डेंसिटी को रो से डोनेट किया जाता है। अब अगर हमें मास ऑफ द, पहले तो मास ऑफ द अर्थ निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ, देखिए कैसे निकालेंगे। अभी आपने एक रिलेशन निकाला है, GRE स्क्वायर इज इक्वल टू GME बाय GRE स्क्वायर इज इक्वल टू GME निकाला है। अब इससे आप बड़े आराम से मास ऑफ द अर्थ फाइंड कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, ME इज इक्वल टू GRE स्क्वायर अपॉन G, ये देखिए मास ऑफ द अर्थ आपको मिल गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। फिर इसके बाद वॉल्यूम, कैसे वॉल्यूम फाइंड करेंगे, एक चीज बता दें, अर्थ जो है आपका स्फीयर शेप में है, ठीक है, तो सीधी सी बात वॉल्यूम और स्फीयर निकाल लीजिए। तो देख लीजिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है, यहां पे सर्किल नहीं लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का होता है 4/3 पाई RE3, यहां पे अर्थ का है ना, ठीक है, तो RE3 हो जाएगा, भाई रेडियस ऑफ द अर्थ लेंगे तो RE3 हो जाएगा, सॉरी RE3, ठीक है। अब ये वॉल्यूम और स्फीयर हो गया आपका, ये आपका मास ऑफ द अर्थ हो गया। अब दोनों वैल्यू इसके अंदर
पुट कर देगा। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, देख लीजिए, रो इज इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ GR² अपॉन G अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई RE³। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो देख लीजिए, तो रो इज इक्वल टू GR² अपॉन, अब देखिए ये 3 जंप करके ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, अपॉन G इनटू, अब देखिए, इनटू 3/4 पाई RE³। ठीक है, अब देखिए कुछ कट रहा है, ये RE² और ये कैंसिल। ठीक है, तो क्या मिल गया, रो इज इक्वल टू 3G/4 पाई RE/G। ये आपका डेंसिटी ऑफ द अर्थ। ठीक, देखिए अभी तक जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जितनी भी चीज़ें जानी हैं इस ग्रेविटेशन में, वो अर्थ के सरफेस की बात थी। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं कुछ जगह ऐसी होती हैं, कुछ प्लेस ऐसे होते हैं जहाँ अर्थ के सरफेस से ऊंची उठ के होती है। जैसे आप किसी पर्वत पे, पहाड़ पे, माउंटेन पे जाते हैं, तो वहाँ पे अर्थ सरफेस से ऊंचाई पे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे डेंसिटी, वहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर भी बदल जाता है। जब एटमॉस्फेयर बदल जाता है तो सीधी बात ग्रेविटी भी बदल जाएगी। ठीक है, तो जैसे ऐसे अर्थ के सरफेस से हम ऊंचाई पे चाहते चले जाएंगे, वहाँ पे ग्रेविटी भी उसकी बदलती चली जाएगी। ठीक है, तो ग्रेविटी में जाने पे, मतलब ऊंचाई में जाने पे ग्रेविटी में क्या अंतर आता है, वो देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है, नोन एज इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। अब जब इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड लेंगे आप, तो देखिए इसका फिगर देख लीजिए पहले। देखिए ये आपका अर्थ का सरफेस है। ठीक, यहां पे ये सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर से अर्थ के सरफेस की जो ये RE कही जाती है। ठीक, और इसके बाद हमने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है h ऊंचाई पे खड़ा हो, h ऊंचाई पे है अर्थ के सरफेस से, मतलब यहाँ ये सरफेस था, यहाँ पे एक दूसरा सरफेस है जो अर्थ के सरफेस से एक ऊंचाई पे है, ये। ठीक है, और ये आपका h हाइट। ठीक है, तो ये पूरी जो डिस्टेंस हो जाएगी सेंटर से, ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी RE+H हो जाएगी। देखिए, ठीक है, जनरली आप ग्रेविटी सरफेस पे मानते थे, ग्रेविटी एट द सरफेस, ये सरफेस है ना, ये सरफेस है, सरफेस, और इस पे ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, इस पे ग्रेविटी G हो जाएगी। और यहाँ पे जब वो ऊंचाई पे चले, हमने बताया ग्रेविटेशन में, ग्रेविटी में बदलाव आ जाता है, ग्रेविटी में चेंजेस आते हैं, तो यहाँ पे इस पे आप G' मान लीजिए। ठीक है, इतना हो गया आपको। अब जब इस पे आते हैं, तब देख लीजिए क्या होगा, बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये भी लिखते हैं, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ पे ग्रेविटेशन कितना होगा ये देख लेते पहले। तो F इज इक्वल टू क्या होगा, G(MEM)/RE²। ठीक है, F की वैल्यू mg यहाँ पे रख देते हैं, तो mg इज इक्वल टू हो जाएगा G(MEM)/RE²। ये m और ये m कैंसिल हो गया, तो G इज इक्वल टू G(MEM)/RE²। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब बात ये पैदा होती है कि अब h हाइट से, ठीक है, मतलब सरफेस से h ऊंचाई पे जाने पे,
सरफेस से h ऊंचाई पे जाने पे, मतलब लिखेंगे if h height from the surface of the earth, तो वहां पे क्या होगा, फिर से वही चीज लेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। तो F इज इक्वल टू GMEM अपॉन, यहां पे RE था तो क्या हो जाएगा, ये RE प्लस H हो जाएगा। जैसे यहाँ पे RE था तो ये इतना रेडियस था, ये पूरे यहाँ पे H साथ में लेंगे तो ये RE प्लस H हो जाएगा RE प्लस H का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे mg माना था, g माना था, तो यहाँ पे mg डैश हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ग्रेविटी आपने g डैश मानी है, तो mg डैश इज इक्वल टू GMEM अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये m और ये m आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या मिलेगा, g डैश इज इक्वल टू GME अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक, आपको g डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, g डैश पे, तब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1। देख लीजिए, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे। देख लीजिए क्या करेंगे, इक्वेशन में यहां देख लीजिए, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर लीजिए, मतलब g डैश अपॉन g करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देख लीजिए g डैश अपॉन g इज इक्वल टू GME अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर अपॉन GME अपॉन RE स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व कर लें, तो g डैश अपॉन g इज इक्वल टू GME अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर इनटू ये RE स्क्वायर हो जाएगा आपका, देख लीजिए, अपॉन GME। ठीक, अब देखिए ये GME और ये GME कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए तो g डैश अपॉन g इज इक्वल टू हो जाएगा RE का स्क्वायर अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, तो ये हो गया ये। ठीक है, अब इसके साथ क्या करेंगे, अब इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। देख लीजिए g अपॉन g डैश इज इक्वल टू, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा RE प्लस H का होल स्क्वायर अपॉन RE का स्क्वायर। अब देखिए g अपॉन g डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा RE प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर, g अपॉन g डैश इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर। ठीक, इतना कर सकते हैं इसमें। अब देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखिए इसको करेंगे जब, तो ये आएगा 1, अब ये g नीचे पहुंच जाएगा, तो देखिए ये आपका आएगा 1 अपॉन g डैश इज इक्वल टू, ये g यहां नीचे पहुंच, मतलब आ जाएगा 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर अपॉन g, यही तो पहुंचेगा। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा g डैश इज इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर, ये आपका। ठीक है, ये एट द सरफेस आपका, मतलब सरफेस से h हाइट पे ग्रेविटी आपकी आ गई। ओके, थैंक यू।